नमस्ते। साहित्य अकादमी के वेबलाइन से श्रृंखला के अंतर्गत नमस्ते। एक भारत श्रेष्ठ भारत मालिका में आज हम एक साथ हैं यहाँ ओडिया मराठी परस्पर अनुवाद के संदर्भ में परिचर्चा में। हमारे साथ ज्येष्ठ अनुवादक डॉक्टर वासुदेव जोगळेकर जी तथा माननीय राधा जोगळेकर जी और डॉक्टर रश्मि रेखा जेना जी यहाँ उपस्थित है अपने अनुभवों को, अपने विचारों को साझा करने के लिए। डॉक्टर वासुदेव जोगळेकर जी निरंतर अनुवाद करते आ रहे हैं मराठी से ओडिया में। राधा जोगळेकर जी करती आ रही हैं ओडिया से मराठी में, विशेषकर प्रतिभा राय जी की जो उपन्यास हैं कई, वो आपने मराठी में एक समर्थ अनुवादों के रूप में प्रस्तुत की। डॉक्टर रश्मि रेखा जेना जी माध्यम भाषा से लेकर के अनुवाद की ओर चल पड़ती हैं, क्योंकि वे मराठी तक आने के लिए हिंदी भाषा का माध्यम भाषा करके उपयोग करती हैं। ओडिया से हिंदी और हिंदी से अन्य भाषाओं में अनुवाद वो करती आई। हिंदी और ओडिया तो वो परस्पर अनुवाद करती आ रही हैं। तो आरंभ में आप सबका साहित्य अकादमी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए मैं डॉक्टर वासुदेव जोगळेकर जी के पास आता हूं और उनसे विनती करता हूं कि वे अपने अनुभव यहाँ साझा करें अनुवाद के, विशेषकर जो समकालीन चित्र है ओडिया से मराठी और मराठी से ओडिया, विशेषकर मराठी से ओडिया जो अनुवाद हो रहे हैं हुए हैं उनका एक आलेख साझा करें डॉक्टर वासुदेव जोगळेकर जी। मैंने अनुवाद क्षेत्र में 1982 से मैं अनुवाद करता आया हूँ। तो जब मैं उड़िया में शिवाजी के लिए कुछ भी नहीं था, तो मेरा मन में था कि शिवाजी का कुछ ना कुछ यहाँ पब्लिश हो। तो बाबा साहेब पुरंदरे जी का जो शॉर्ट वॉल्यूम है 150 पन्नों का, और वो सचित्र है, तो इसमें सबको इंटरेस्ट लगेगा, इसीलिए पहले वो किताब मैंने लिया कि वो मराठी में महाराज करके वो पब्लिश हुआ है। लेकिन उड़िया में जब हमने इसको पब्लिश किया तो छत्रपति शिवाजी महाराज इस नाम से यहाँ हमने इसको पब्लिश किया। तो अब ये किताब यहाँ बहुत अच्छी तरह चलती है, सब स्कूल में वगैरह उसको दिया गया है। इसके बाद मैंने बप्पू काळे जी का बहुत अच्छा लगा, उनका स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, तो वो उसने मैंने अनुवाद करना चालू कर दिया। और उनकी पहली किताब ठुमरी के नाम से 1993 में 93 में पहली वो किताब आई। और वो किताब यहाँ इतनी अच्छी लगी कि यहाँ के लोगों ने इसको इतना सराहा कि मुझे कल्पना भी नहीं थी कि उसी किताब को 94 में केंद्र साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। उसके बाद फिर उन्हीं के और 7-8 स्टोरीज लेके दूसरा एक किताब मैंने कंढे खेड़ा के नाम से उड़िया में पब्लिश किया। वो पब्लिश होने के बाद तब तक ये शिवाजी का किताब ऐसे ही कौन पब्लिश करेगा होते होते 1998 में खुद बाबा साहेब ऐसे यहाँ आए थे। यहाँ 3 दिन हमारे घर में रहे। हमारा सौभाग्य होता है कि हमारे घर में रहे वो, और वो किताब बहुत अच्छी तरह उसका उद्घाटन प्रमोद
अब तो जो नहीं रहे हैं, लेकिन प्रमोद महाजन ने वो किया है, उसका उद्घाटन किया है। वो बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम वो हुआ। उसके बाद फिर मैंने BN देशपांडे जी का, जो मराठी में बहुत अच्छी तरह वो चलता है, आसामी आसामी जो किताब है, उसको मैंने यही बड़ी मुँह जणे इस नाम से अनुवाद करके यहाँ 2001 में पब्लिश किया। वो किताब भी बहुत बहुत अच्छी तरह यहाँ से चलने लगी। और उसके बाद फिर साहित्य अकादमी ने ही मुझे रणजीत देसाई जी का स्वामी करके किताब है, जो उसी नाम से ही जो माधवराव पेशवे जी के ऊपर है, उसको साहित्य अकादमी ने मेरे ख्याल से 2008 में पब्लिश किया उसको। फिर एक गुजराती नॉवेल भी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो गुजरात, ये तीनों भाषा बहुत नजदीक है, हिंदी, मराठी एंड गुजराती, और उड़िया में भी उसकी बहुत साम्यता है। इसलिए वो गुजराती का जो था किताब समुद्रांतिके, उसको मैंने सागर तीरे करके यहाँ उड़िया में पब्लिश किया। बहुत यहाँ बहुत पसंद आई सबको। उनके लेखक ध्रुव भटजी थे, ध्रुव भटजी के लेखक थे। उसके बाद यहाँ और 2 किताबें मैंने यहाँ, जो अभी गंजाम की कलेक्टर है, और पहले से राजेश पाटिल करके बारिपदा के कलेक्टर थे, उन्होंने हम लोग कलेक्टर कैसे बने, इतनी बुरी हालत से हम ऊपर उठ के फिर हम IAS ऑफिसर बने, उस बारे में उन्होंने वो 2 किताबें अपनी लिखी थी कि क्या कैसे हमने ऊपर आके हम पढ़ाई करके फिर हम IAS ऑफिसर बने। वो दोनों किताबें भी बहुत अच्छी तरह चलती है। ये पटेल राजेश पाटिल जी का जो किताब है, उसका भी अनुवादित 7th एडिशन चल रहा है। इतना अच्छा वो किताब यहाँ चल रहा है। और बाकी और जो किताबें हैं, उनमें से ऐसे शॉर्ट स्टोरीज वगैरह में अनुवाद करता रहता हूँ। कभी कभी बहुत अच्छी लगी कोई स्टोरी, तो वो सब मैं करता रहता हूँ। ऐसे अब करीबन मेरे 12 पुस्तकें अभी मराठी से उड़िया आ गई है। जी जी। और अनुवाद के बारे में बोलता हूँ तो मराठी और उड़िया में इतनी साम्यता है, क्योंकि ये ओरिजिनली सब संस्कृत भाषा से दोनों भाषा आई है, इसीलिए बहुत से शब्द खाली एक ही बात में अर्थ नहीं कि मराठी में ही एंड शी हम जिसको बोलते हैं वो है, लेकिन उड़िया में वो लिंगभेद नहीं है। वह जाता है जो आप जो भी बोले कि वह जाति थी, वो जो अलग आता है, उस उड़िया में आप बोलेंगे से जाउची मीन्स आप वो पुरुष को भी बताएगा, कोई स्त्री को भी बताएगा। वो जो लिंगभेद यहाँ नहीं है उड़िया भाषा में, इसलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है कभी कभी, लेकिन उसको नाम देके उसको हम अनुवाद कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अनुवाद करते वक्त ऐसे कभी भी हमको कोई प्रॉब्लम आई, ऐसे मेरा टोटल एजुकेशन उड़िया भाषा में हुई, मैं मराठी से पढ़ा नहीं, मेरा MA भी उड़िया है। तो जब कभी प्रॉब्लम आती थी तो मैं राधा जी से बोल देता था कि ये शब्द को क्या अर्थ हो सकता है। अभी वो भी यहाँ करीबन 40 साल है, तो फिर उनको भी उड़िया भी अच्छी आती है, तो वो बता देते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो जी जी, इससे हमारे काम चलता रहता है। और बाकी कुछ बोलेंगे तो अभी ये इसके ऊपर ये जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के इसमें इसी बारे में हमारा आकाशवाणी में इंटरव्यू वगैरह हो चुका है, तो यहाँ बहुत अच्छी तरह वो इंटरव्यू वगैरह हुआ। बाकी और कुछ आप जानना चाहते हैं तो पूछे, तो मैं
जी, धन्यवाद डॉक्टर जोगळेकर जी। मैं अब राधा जोगळेकर जी के पास आता हूं और उनसे जानने के लिए उनके अनुवाद के अनुभव और उनका विचार अनुवाद के संदर्भ में, जो निरंतर ओडिया से मराठी अनुवाद करती आ रही हैं। राधा जी। सबको मेरा नमस्कार। वो घर में ही ट्रांसलेशन का काम शुरू ही था, मतलब ये मराठी से उड़िया में कर रहे थे, तो मैं सिर्फ देखती थी या उनको अगर कुछ उसमें कुछ असुविधा हो तो मैं उनको हेल्प करती थी, लेकिन मुझे अपने तरफ से मैं कुछ काम करूं ऐसे कभी ख्याल नहीं आया था। लेकिन मेरी बेटी और बेटा दोनों ही घर से एजुकेशन के लिए यहाँ से गए, तो मेरे पास काफी समय था, तो इन्होंने कहा कि मैं मराठी से उड़िया में करता हूँ, तो क्यों ना तुम उड़िया से मराठी में काम शुरू करो। तो सबसे पहली अहम बात थी कि मुझे उड़िया पढ़नी नहीं आती थी, और अगर कोई पढ़ के नहीं दिखाए सुनाएगा तब तक तो ट्रांसलेशन का कोई सवाल ही नहीं था। तो शुरू में ये मुझे पढ़ते थे मेरे लिए, और मैं नोटबुक में ट्रांसलेट करती जाती थी। ऐसा 2-3 स्टोरीज के लिए हुआ, और कभी कभी बाद में ऐसे होने लगा कि इनकी क्लिनिक में जाने का समय या कोई पेशेंट आया और मेरा रहता था कि थोड़ा बाकी है, इतना सही कर दो। तो फिर बहुत गुस्सा आया इनको एक दिन, बोले इतने साल उड़ीसा में रह के अगर तुम्हें ये भाषा पढ़नी नहीं आ रही है तो इसका क्या मतलब बनता है। तो मतलब शादी के 15-20 साल के बाद इन्होंने मेरे पे गुस्सा भी किया, उसकी वजह भी ये थी कि मुझे उड़िया पढ़नी नहीं आती थी। तो मुझे सचमुच में बहुत खराब लगा कि सच में ही मैं इतने साल, अभी काफी मुझे 43 साल हो गए उड़ीसा आके, तो मैं ज्यादातर उड़ियाई हो गई हूँ ऐसा मुझे लगने भी लगा है। तो मैंने इनको कहा ठीक है, और उसके बाद 8 दिन तक मैंने इनको कुछ पूछा भी नहीं, इन्होंने भी नहीं पूछा कि क्या चल रहा है करके। लेकिन मेरे घर में जो काम करने आती थी उसको उड़िया अच्छे से आती थी पढ़ने के लिए, तो मैंने उससे पूछ के मैंने अपनी उड़िया की पढ़ाई जारी रखी। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि मैं उड़िया बोल सकती हूँ, अब मैं पढ़ भी सकती हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं सकती उड़िया, क्योंकि जब हम कहानी पढ़ने जाते हैं तो जो शब्द आते हैं बीच में उसको लेके आगे सेंटेंस में क्या होगा ये मुझे अब पता चलता है। शायद ही मैं पूरा सेंटेंस पढ़ती हूँ आजकल, शुरू में पूरा एक शब्द पढ़ के ही मैं करती थी। लेकिन मुझे जब पहले कभी कोई कुछ किसी फॉर्म में लिखना पड़ता था, द लैंग्वेज यू कैन राइट, यू कैन स्पीक एंड यू कैन रीड, तो मुझे हमेशा लगता था कि ये तीनों ऑप्शन क्यों देते हैं। जो एक भाषा अगर तुम्हें पढ़नी भी आती है, बोलनी भी आती है, तो लिखने का तो आना ही चाहिए। लेकिन मैं खुद एक उदाहरण हूँ कि मैं उड़िया बोल सकती हूँ और पढ़ भी सकती हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो जो उड़िया के जो अल्फाबेट्स है या किसी भी भाषा के जो होते हैं अ आ इ हम जो मराठी में बोलते हैं, वो आने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है, और सिर्फ वो पढ़ने भी जाने भी तो भी ग्रामेटिकल लिखने के टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मेरा जितना पढ़ाई इनसे करवाना था मुझे इनको मुझसे उतना हो गया है। तो अभी ट्रांसलेशन के लिए मैं आती हूँ। पहली एक शॉर्ट स्टोरी मैंने प्रतिभा राय जी की ईश्वर वाचक करके, उनका बाबरी मस्जिद का जो हुआ था हादसा, उसके ऊपर उन्होंने उस टाइम लिखी थी, और उसका मैंने पहली बार ट्रांसलेशन किया। हालांकि ट्रांसलेशन के बाद जो मैंने किया था वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं था, नॉट द सब्जेक्ट, कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लगा था, और मैंने इनको कहा कि मुझे और ट्रांसलेशन नहीं करना है, मुझे ये अच्छा ही नहीं लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि उसके बाद हम लोग बॉम्बे गए थे और महाराष्ट्र टाइम्स से केतकर जी थे, उन्होंने वो पढ़ा और उनको इतना अच्छा लगा कि कमिंग संडे में ही महाराष्ट्र टाइम्स की उन्होंने वो कथा छाप दी थी। तो मेरा हौसला बहुत बढ़ गया कि इसका मतलब मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा है वो शायद दूसरों को पसंद आ रहा है। और वैसे मैं खुद की स्टूडेंट हूँ, तो लिटरेचर का मुझे इतना ये नहीं था, लेकिन अभी मुझे कहने को ये बड़ा अच्छा लगेगा कि बचपन में हम जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी किताबें पढ़ते हैं, जो भी कुछ करते हैं,
उसका बाद में कहीं ना कहीं उसका हमको उपयोग में आ जाता है। जी। क्योंकि मैं स्कूल में जब थी तो काफी पढ़ती थी, तो इसीलिए वो जो भाषा, मराठी भाषा जो मेरे अंदर थी, वो जब मैंने ट्रांसलेशन शुरू किया तो वो सब बाहर आ गई, एकदम खिलके बाहर आ गई। तो मैं उस टाइम के मेरे जो टीचर्स थे जिन्होंने मुझे पढ़ने को प्रोत्साहित किया, उनकी मैं आभारी हुई। अभी मैं उनके तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। उसके बाद मैंने पहला शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन जो किया वो भी साहित्य अकादमी के लिए ही किया था। डॉक्टर प्रतिभा राय, उनका ही उल्लंघन किताब था। उससे पहले भी मैंने एक मनोरंजन दास उनका ड्रामा किया था रान शेती नाम से, उड़िया से मराठी में। लेकिन उस टाइम में भी मुझे इतना कुछ नहीं लगा था। किताब भी आई साहित्य अकादमी से, तो भी मैं ऐसे खुश वगैरह ज्यादा नहीं हुई थी। मुझे लगा हाँ ठीक है, हो गया ऐसे। लेकिन जब बाद में ज्यादा काम करने लगी तो उसका आनंद भी मुझे मिलने लगा। और उसके साहित्य अकादमी के लिए भी मैंने 3 किताबें की और एक पोएट्री कलेक्शन भी किया मैंने। एक हे तन्मय धुई नाम से मराठी में वो हुआ है साहित्य अकादमी से। और फिर सबसे मेरा बड़ा काम जो हुआ वो मैंने श्रीमती प्रतिभा राय का ही अहिल्या और गौतम, उनके ऊपर जो नॉवेल है महामोह, वो महामोह के नाम से ही पुरंदरे प्रकाशन ने पब्लिश किया था। मेरे हिसाब से वो मेरी सबसे अच्छी कलाकृति है। क्यों? एक तो वो जो समय है, जो उसमें नॉवेल में जो समय है वो वेदकालीन है, इसीलिए ट्रांसलेशन करते टाइम में जो हम लोग अभी जो रोज की जिंदगी में जो हम भाषा व्यवहार करते हैं वो उसमें नहीं चाहिए थी। तो मुझे उस टाइम में जो मराठी डिक्शनरी होती है, जिन्होंने भी जो भी डिक्शनरी पे काम किया है, शब्दकोश पे, मैं उनकी आभारी हूँ। क्योंकि उसी की वजह से, उसी की मदद से मैं वो महामोह कंप्लीट कर पाई। तो महामोह मेरे लिए मेरी बहुत सबसे प्यारी कलाकृति है। और फिर मेहता पब्लिशिंग के लिए भी मैंने 2 किताबें की, सेम प्रतिभा राय उन्हीं की थी। एक काया और दूसरा था पूजा घर जी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर जोगलेकर जी का कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया ट्रांसलेशन के लिए, और इसी वजह से मैं ट्रांसलेशन करती हूँ। और जो महाराष्ट्र में दिवाली के लिए जो मैगजीन्स निकलते हैं उसमें मैं छोटे छोटे मेरे जो कुछ भी है वो मैं भेजती रहती हूँ। या लोक सप्ताह के लिए भी मैंने यहाँ का जगन्नाथ की रथ यात्रा का जो भी वितरण होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे मूर्तियां भगवान की बदली जाती है, कब बदली जाती है, उसके ऊपर भी, या जगन्नाथ जी के ऊपर जो भी यहाँ है जो हमारे यहाँ पता नहीं होता है, तो मैंने लोक सप्ताह के लिए काफी सारे ये भेजे थे, राइटअप्स भेजे थे मेरे। और यहाँ रह के और यहाँ की भाषा आती है मुझे, इसलिए लास्ट ईयर लोक सप्ताह ने एक रेसिपी पाककृति का एक किया था। उसमें उनका सब्जेक्ट था कि स्टेट्स एट द सी शोर्स। तो गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक उन्होंने वो सब कवर किए थे स्टेट्स। उसमें ओडिया की जो सब पाककृति, उनमें से 10 वेजिटेरियन, 10 नॉनवेज और 10 मीठे, ऐसे उन्होंने लिया था। हालांकि मैं नॉनवेज घर में बनाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सहेलियों से पूछ के मैंने वो भी किया। उसका भी लास्ट ईयर ही पब्लिश हुआ, बॉम्बे में उसका पब्लिकेशन हुआ था। तो मुझे लगता है कि अभी जो मेरी उम्र है, इस उम्र में इससे ज्यादा अच्छा काम मुझे और कोई नहीं मिलता। किसी के घर जाकर गप्पे लड़ाओ, इससे अच्छा है कि साहित्य में कुछ करो, तो एक योगदान भी होता है। एक स्टेट की भाषा हम दूसरी स्टेट की भाषा में देते हैं तो वी आर वर्किंग एज अ पूल इन बिटवीन 2 स्टेट्स, ऐसा मुझे लगता है। और इसी एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हम लोगों ने आकाशवाणी पे भी काफी इंटरव्यू दिए यहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र और उड़ीसा में जो कल्चरल है साम्यता या जो अलग अलग रीति रिवाज होते हैं उसके ऊपर, फिर शादियों में क्या क्या फर्क है उसके ऊपर, और फिर खाद्य संस्कृति ऊपर, ऐसे मेरे 2-3 आकाशवाणी पे भी ये हुए हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इन्होंने ट्रांसलेशन के लिए प्रोत्साहित किया, पढ़ना भी सिखाया, और जिन्होंने मुझे मदद की उड़िया पढ़ने में, उन सब की मैं आभारी हूँ। मुझे लगता है ये काफी हो गया है, जितना भी हो गया है। नहीं, ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि अनुवाद और भाषाएं आपके परिवार का हिस्सा हो चुकी है। तो ये बहुत अच्छा लगा आप दोनों को सुन करके। आपका काम निरंतर शुरू रहे, इसके लिए कई सारी शुभकामनाएं। अब हम कुछ विचार जान लेते हैं डॉक्टर रश्मि रेखा जेना जी से।
जो हिंदी की अध्यापिका हैं और ओडिया से हिंदी अनुवाद करती रही हैं और किसी अन्य भाषा तक जाने के लिए, जैसे कि मराठी है तो ओडिया से मराठी तक आने के लिए हिंदी भाषा का माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करती हैं। मैं डॉक्टर रश्मि रेखा जेना जी के यहाँ आ रहा हूँ अभी उनका विचार सुनने के लिए। डॉक्टर रश्मि रेखा जेना। सबको मेरा नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं उड़ीसा से हूँ। जय जगन्नाथ। और जय जगन्नाथ। सबके साथ मेरी बात भी पहले से हो चुकी है, औपचारिक रूप से ये मीटिंग है। तो मैं डॉक्टर रश्मि रेखा जेना यहाँ पर अध्यापिका हूँ, हिंदी विभाग में हूँ और उसके साथ साथ साहित्य में भी रुचि रखती हूँ। मौलिक कविताएं, कहानी वगैरह लिखती हूँ और कुछ अनुवाद कार्य जो है कर लेती हूँ, क्योंकि मैडम और सर जैसे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मेरा है नहीं, लेकिन फिर भी कई कविताओं का अनुवाद मैंने किया है, कहानियों का किया है और ज्यादातर उड़िया से हिंदी और हिंदी से उड़िया, ये दोनों भाषाओं में करती हूँ। और जैसे कि सर ने कहा कि मराठी भाषा का मतलब ज्ञान तो मुझे नहीं है। अगर कोई माध्यमिक भाषा जैसे कि हिंदी हो तो हिंदी से उड़िया या उड़िया से हिंदी में कर सकती हूँ। हम लोग अनुवाद साहित्य को पीजी में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो अनुवाद साहित्य हमारा एक पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, जिसको कि हमने रट के पढ़ के जो भी करके पास किया। लेकिन सिर्फ पढ़ना, थ्योरी पढ़ना बड़ी बात नहीं है। थ्योरी में जो जो बातें हमने पढ़ी उसको सही मायने में उसको उतारना, प्रैक्टिकली उतारना, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे अच्छे अनुवादक के गुण क्या क्या होना चाहिए। इसमें भाषा का, शब्द का अनुवाद ना होकर भावों का अनुवाद होना चाहिए। सिर्फ भाषा पर बल नहीं, भावों को भी उस पर, भावों को का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि मूल लेख से भाव जो है दूसरी भाषा में वो बदल जाए। भावों को कहीं इधर उधर छेड़छाड़ जो है कोई राइटर जो है नहीं कर सकता। तो ऐसे ऐसे थ्योरी में हम लोग सब पढ़े थे और उसको जब प्रैक्टिकल में उतारने की बात आई तो बहुत पहले बहुत मुश्किल हुई। आज भी तो हम लोग मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं। कभी कभी एक एक शब्द आ जाता है तो उसको क्या लिखेंगे, उसके लिए चरण लिखेंगे, पाद लिखेंगे, पद लिखेंगे, कई सारे शब्द हैं और कौन सा शब्द जो है, हिंदी शब्द भंडार तो बहुत ज्यादा है, और कौन सा ऐसा शब्द जो है वो सही बैठेगा इस अर्थ की दृष्टि से। और काव्य की भाषा अलग है, गद्य की भाषा अलग है। तो ऐसे कुछ मैंने पढ़ते समय भी कई सारे छोटे मोटे हम लोगों को मिल जाता है, अरे मतलब कहानी का अनुवाद है और इस मैगजीन में निकलेगा तो हम लोग कर लेते हैं उसको। फिर धीरे धीरे आगे जो बात बढ़ी और कुछ ऐसे आकाशवाणी में एक सर थे, उनका एक नाटक था शून्य महापुरुष, तो उन्होंने मुझे दिया कि रश्मि तुम कर पाओगी। तो मैंने कहा कि सर ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। तो पहले मैंने उसको मतलब बड़ी मात्रा में देखा जाए तो एक ड्रामा जो था शून्य महापुरुष, उसका अनुवाद जो है मैंने किया। और धीरे धीरे कुछ राम साहित्य के ऊपर कुछ आर्टिकल ऐसे उड़िया से हिंदी में या हिंदी से उड़िया में, और कुछ कवियों के संकलन निकलते हैं, जैसे कि फकीर मोहन सेनापति की कहानियां हो, कविताएं हो, कुछ राइटर के। तपती रेत पर पिछले साल एक काव्य संग्रह जो है निकला है, जिसमें से कि कई सारे कवियों को, आधुनिक कवियों को भी उसमें जोड़ा गया है। इनके मतलब ओडिया भाषा से हिंदी भाषा में अनुवादित कविताएं हैं। तो ऐसे कुछ कहानियों का, कविताओं का अनुवाद मैं की हूँ और अब भी कर रही हूँ। और 2 किताबें हैं जो कि प्रकाशित होने वाले हैं, रास्ते में ही है और कोरोना की वजह से वो अटकी हुई है। वरेंद्र धड़ जी की कहानियों का एक कहानी संग्रह जो है उनका एक अनुवाद है, और एक असीमा साहू जी की एक कविता संग्रह है जिसका पूरा काम हो चुका है। बस प्रकाशन की, ये कोरोना के कारण जो है प्रकाशन में थोड़ी सी देरी हो रही है। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत काम हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि जो मूल लेख है या मूल लेखक ने जिस प्रकार के, जिस भावों को उसने जिस प्रकार से पिरोया है, उसी प्रकार से उसी भावनाओं को हम पूरे रूप में अनुवाद साहित्य में भी स्थान देंगे। और जिससे कि, जैसे कि मैडम ने कहा कि कुछ इधर उधर की चुगली करने से अच्छा है कि कुछ काम किया जाए।
और इसमें एक नया साहित्य भी आएगा और लोगों को भी एक नई दिशा जो है मिल जाएगी। कम से कम दूसरे भाषा के लोग उस साहित्य को भी जानेंगे, उस कहानी को पढ़ेंगे या कविताओं को पढ़ेंगे, उस राइटर के बारे में भी जानेंगे। तो हमारी साहित्य की वृद्धि के साथ साथ हमारी हमारे बुद्धि का भी विकास हो सके। जी, धन्यवाद धन्यवाद। बहुत अच्छा। साहित्य अकादमी की ओर से आप तीनों को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम में प्रतिभागी होने के लिए। आपका अनुभव विचार जान करके प्रसन्नता हुई। आपके काम के लिए कई सारी शुभकामनाएं और अब तक जो काम आपका प्रस्तुत है आपको भी बहुत बहुत उसके लिए कई सारी बधाइयां। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भारत श्रेष्ठ भारत भाषाओं के माध्यम से। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।